Good morning, dear student. Today we are going to start chapter 3rd of sociology. The chapter is environment and society. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट होता क्या है और एनवायरनमेंट का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शंस और इसके साथ साथ व्हाट इज़ इकोलॉजी, व्हाट इज़ सोशल एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज़ रिस्क सोसाइटी, पॉल्यूशंस जो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है और कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं पॉल्यूशन के साथ हमारी सोसाइटी में, हमारे एनवायरनमेंट में। और इसके साथ साथ हम ये पढ़ेंगे नेचुरल एंड मैन मेड डिज़ास्टर होता क्या है और एनवायरनमेंट प्रॉब्लम आर आल्सो सोशल प्रॉब्लम। जो एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है वो कैसे सोशल प्रॉब्लम है, इस चैप्टर में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, फर्स्टली हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। क्या है इस चैप्टर में? Social relationship with the environment have changed over time and they vary from place to place. It is important to analyze and interpret such variation in a systematic way. यहाँ ये बता रखा है कि जो सोशल रिलेशनशिप है एक ह्यूमन बीइंग के एनवायरनमेंट के साथ वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम और वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस कि कहाँ पर एक ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इस प्लेस पर एक ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कैसा है। कहीं पर एक ह्यूमन बीइंग एनवायरनमेंट में बहुत इंटरफेरेंस करता है और कहीं पर लेस इंटरफेरेंस करता है। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अनालिसिस एंड इंटरप्रेट सच वेरिएशन इन सिस्टमेटिक वे। तो हमें देखना पड़ेगा जो ये वेरिएशन आती है एनवायरनमेंट में, जो चेंजेस आते हैं सिस्टमेटिक वे से हम देखेंगे इस चैप्टर में। देयर आर मैनी अर्जेंट एनवायरनमेंट प्रॉब्लम दैट डिमांड आवर अटेंशंस। हमारी सोसाइटी में प्रेजेंट में हम देख रहे हैं बहुत सारी एनवायरनमेंट प्रॉब्लम जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, लाइक पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है और एक ह्यूमन बीइंग उस प्रॉब्लम से कैसे डील करता है। टू एड्रेस दीज क्राइसिस effectively, we need a sociological framework for understanding why they occur and how they might be prevented or resolved. जो एनवायरनमेंट क्राइसिस होती है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होती है, इनको हम अफेक्टिवली कैसे डील कर सकते हैं। तो सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क में हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्यों अक्कड़ होती है, किस लिए एनवायरनमेंट क्राइसिस अराइज होते हैं और कैसे इनसे बचा जा सकता है और कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में हम सारे के सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, ह्यूमन का इंटरेक्शंस, ह्यूमन का इंटरवेंशंस एनवायरनमेंट में और जिससे किस तरह की प्रॉब्लम अराइज हुई, क्राइसिस अराइज हुए और सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क से हम ये क्राइसिस को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और इनको रोकने के तरीके देखेंगे इस चैप्टर में। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी होता क्या है? नॉर्मल टर्म में इकोलॉजी क्या होता है? जो हमारी आसपास की सराउंडिंग होती है, जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस भी एरिया में हम रहते हैं, उसकी आसपास की सराउंडिंग, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का फ्लोरा एंड फौनास, ये सारी चीज़ें इकोलॉजी में आती हैं। और इकोलॉजी हमेशा स्टडी करती है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशन की, कि एक ह्यूमन बीइंग का एनवायरनमेंट के साथ किस ढंग से रिलेशनशिप है। हर सोसाइटी इकोलॉजिकल बेसिस होती है। द टर्म इकोलॉजी डिनोट द वेब ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस ऑफ विच ह्यूमन आर वन एलिमेंट। जो भी हमारे सराउंडिंग में फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम हैपन्ड होता रहता है, जो भी प्रोसेस होती रहती है, इसमें जो ह्यूमन बीइंग है वो भी इसका एक एलिमेंट होता है इकोलॉजी का। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि द इकोलॉजी ऑफ अ प्लेस इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन इट्स जियोग्राफी एंड हाइड्रोलॉजी। जो इकोलॉजी है वो कैसे इफेक्ट होती है? वहाँ की प्लेस की जो जियोग्राफिकल फीचर है, जो हाइड्रोलॉजिकल फीचर है, उससे अफेक्टेड होती है। नॉर्मली इकोलॉजी हमारी सराउंडिंग होती है। हमारी सराउंडिंग कहाँ पर है, किस जगह पे बनी हुई है, हिली एरिया है, किस टाइप का एरिया है, उससे हमारी इकोलॉजी हमेशा अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है
कल्चर इंटरवेंशन ड्यू टू ह्यूमन एक्शन कैन आल्सो मॉडिफाई द इकोलॉजी ऑफ अ प्लेस। जो ह्यूमन बीइंग का जो इंटरवेंशंस है, ह्यूमन बीइंग का जो एक्शन है, वो हमेशा ही इकोलॉजी को मॉडिफाई करता है। फॉर इंस्टेंस द यूज पोटैटो टूडे in India, though seems to be a natural, was actually a modification in environment by the cultural interventions due to human action। यहाँ पोटैटो का एग्जांपल दे रखा है कि हमारे इंडिया में पहले पोटैटो ग्रो नहीं होता था, कि हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस इस वजह से होती थी कि जो उसके लिए सूटेबल नहीं होती थी पोटैटो के लिए। तो जैसे ह्यूमन ने इंटरवेंशंस करना शुरू कर दिया, एनवायरनमेंट में इस ढंग से मॉडिफिकेशंस कर दिया, या क्लाइमेट में इस ढंग से चेंज कर दिया कि अब हमारे इंडिया में, अब हमारे एरिया में जो पोटैटो है वो ग्रो होता है। ये बता रखा है इस पॉइंट के थ्रू जो ह्यूमन का एक्शन है वो कैसे इकोलॉजी को मॉडिफाई करता है, कैसे इकोलॉजी को चेंज करता है। इकोलॉजी इंडीड हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इकोलॉजी है वो ह्यूमन एक्शन से मॉडिफाई होती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर इंस्टेंस व्हाट अपीयर टू बी ए नेचुरल फीचर ऑफ एनवायरनमेंट सच एज एरिडिटी और फ्लड प्रोनेस इज ऑफन प्रोड्यूस बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। कि कैसे इकोलॉजी अफेक्टेड होती है ह्यूमन इंटरवेंशन से, कैसे यहाँ बता रखा है कि जो फ्लड वगैरह आती है वो ह्यूमन इंटरवेंशन से ही मोर आती है। क्या करता है ह्यूमन, जो डिफॉरेस्टेशन कर देता है, जो रिवर्स के आसपास है उनके आसपास जो भी ट्री है उनको कट कर देते हैं, जिसके कारण जो वहाँ के एरिया में फ्लड हो जाती है, लैंडस्लाइडिंग, ये सब चीज़ें हो जाती है। तो इकोलॉजी डिस्टर्ब्ड हुई, सराउंडिंग डिस्टर्ब हुई। पहले स्मूथली चल रही थी, अब फ्लड ज़्यादा हो गई, पानी ज़्यादा हो गया, लैंडस्लाइडिंग मोर हो गई। ये किसके कारण हुई है? ह्यूमन इंटरवेंशंस के कारण। ह्यूमन इंटरवेंशंस कैसे हुआ कि ह्यूमन ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया। इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर दैट ब्रिंग इकोलॉजिकल चेंज। तो हम ह्यूमन और नेचर फैक्टर को बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते जो इकोलॉजी चेंज में हेल्प करते हैं। और जो भी चेंज हो रहा है वो ह्यूमन के इंटरवेंशंस के कारण हो रहा है। क्लियर? ये है हमारा इकोलॉजी। इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट इकोलॉजी रेफर्स टू आवर सराउंडिंग। जो हमारे आसपास जो भी फिजिकल या बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो भी आसपास एटमॉस्फेयर है, जो भी आसपास रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, ये सारी की सारी इकोलॉजी होती है। और ह्यूमन इकोलॉजी में इंटरफेरेंस करता है, हमारी इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या है? सोशल एनवायरनमेंट वो एरिया होता है जहाँ हम रहते हैं, जिस भी एरिया में हम रहते हैं वो उसको हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। व्हेन देयर इज़ ए इंटरेक्शन बिटवीन बायो फिजिकल इकोलॉजी एंड ह्यूमन इंटरवेंशंस इट लीड टू एमर्जेंस ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। जो भी इकोलॉजी में इंटरेक्शन होता है और ह्यूमन इंटरवेंशंस होता है उसके कारण जो इकोलॉजी है उसके कारण हमारा सोशल एनवायरनमेंट मेक होता है। जो सोशल एनवायरनमेंट है वो टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस कैसे है कि वेयर नेचर शेप सोसाइटी एंड सोसाइटी शेप नेचर। टू वे प्रोसेस कैसे है कि नेचर भी सोसाइटी को शेप करता है और जो सोसाइटी है वो भी नेचर को शेप करती है। कैसे कैसे होगा? कैसे नेचर शेप करेगी सोसाइटी को? देखो, जैसे जिस भी एरिया में हम रह रहे हैं, सपोज हम हिली एरिया में रह रहे हैं या माउंटेन एरिया में रह रहे हैं, तो हमारा कल्चर, हमारा ड्रेसिंग सेंस उसी के अकॉर्डिंग होगा, हमारा जो एग्रीकल्चर पैटर्न है, हमारा ग्रोइंग पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो वहाँ का नेचर हमारी सोसाइटी को मेक करेगा, और जो सोसाइटी है वो नेचर को मेक कैसे करती है? जो सोसाइटी है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो इंटरवेंशंस करता है, पोल्यूशन क्रिएट करता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करता है, जिसके कारण जो सोसाइटी है वो नेचर को शेप कर रही है, नेचर में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग इंटरवेंशंस करता है, जो इंटरेक्शंस करता है नेचर के साथ, वो टू वे से होती है। जो इंटरेक्शंस है वो टू वे की प्रोसेस है। एक तो ये कि जो नेचर है वो सोसाइटी को शेप करता है, सेकंड ये है कि जो सोसाइटी है वो नेचर को शेप करती है। द इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी शेप्ड बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन।
जो नेचर और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है उसको कौन मैनेज करता है? अलग अलग तरह की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई होती है, वो डिसाइड करती है कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी में किस वे से इंटरेक्शन हो रहा है, मोर इंटरेक्शन करना चाहिए, लेस इंटरेक्शंस करना चाहिए, किस वे से इंटरेक्शन करना चाहिए. It is basically the relationship that different social group have with property. This property relation determine how and by whom natural resources can be used. यहाँ ये बता रखा है कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि हमें नेचर को कितना यूज़ करना है, कितना यूज़ नहीं करना. जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि जो भी हमारा फॉरेस्ट, जो भी हमने वुड यूज़ करनी है फॉरेस्ट एरिया की, वो कौन यूज़ करेगा? हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, कम यूज़ करेंगे? जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन वो डिसाइड करेगा कि जो फॉरेस्ट की वुड है वो किस पर्पस के लिए हमने यूज़ करनी है. जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वही डिसाइड करेगा कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कौन करेगा, कितना करेगा. और साथ ही साथ क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप रिलेट टू देयर एनवायरनमेंट. और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ही ये देखती है कि कैसे अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं या एनवायरनमेंट से इंटरफेरेंस करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी आल्सो रिफ्लेक्ट डिफरेंट सोशल वैल्यू, नॉर्म्स एंड नॉलेज सिस्टम. जो हमारा रिलेशनशिप होता है एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच में, वो ये बताता है कि हमारी वैल्यूज़ कैसी हैं, हमारी नॉर्म्स कैसे हैं, हमारी नॉलेज सिस्टम कैसी है. अगर हम मोर एक्सप्लोरेशंस करेंगे नेचर का तो वो उससे हमारी नॉलेज वगैरह, हमारी वैल्यूज़ शो होंगी कि हमें किसने सिखा नहीं रखा कि नेचर, जो नेचुरल प्रोडक्ट है, जो नेचर है, उनके साथ हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, वैल्यू अंडरलाइंग कैपिटलिज्म हैज़ सपोर्टेड commodifications of nature, turning it into object and that can be bought and sold for profit. ये बता रखा है कि जैसे जो कैपिटलिज्म है, हमारी वैल्यू अगर कैपिटलिज्म है तो हम क्या करेंगे, जो नेचर के प्रोडक्ट हैं उनका कोमोडिफिकेशंस करेंगे, उनको यूज़ करके उसको कोमोडिटी में कन्वर्ट करके उसको मार्केट में बेचेंगे प्रॉफिट के लिए. और कई जो कैपिटलिज्म पे बिलीव नहीं करते वो सोशलिज्म का कंसेप्ट फॉलो करेंगे कि हमें नेचर को हार्म नहीं करना चाहिए, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको सेव करके रखना चाहिए. जो हमारा रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट और सोसाइटी के बीच में, वो हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स को और हमारे नॉलेज सिस्टम को शो करता है. क्लियर? सो स्टूडेंट, आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शंस पढ़ी थी इस चैप्टर की और साथ ही साथ इकोलॉजी पढ़ी है, द टर्म इकोलॉजी एंड द टर्म सोशल एनवायरनमेंट. क्लियर? एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारे फर्दर टॉपिक है. क्लियर?